हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ है मेरी एक स्टूडेंट जिनका नाम है सीमा। ये जीएनसीएसआर में पढ़ रही हैं। क्या पढ़ रही हैं, कैसे पढ़ रही हैं, आज वो सब कुछ बताने वाली है। हर एक चीज, हर एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाली है। सो वेलकम असीमा ऑन बंसल बायोलॉजी। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद फिर से आपसे बात करने के लिए। सो असीमा, आप बताना चाहेंगे जेएनसीएसआर में आपका कोर्स क्या है? जेएनसीएसआर इंस्टीट्यूट क्या है? एक बार फिर से बच्चों को जरूर बताइए। जी, तो जेएनसीएस जो इंस्टीट्यूट है उसका ये तो एब्रिविएटेड फॉर्म है। तो इंस्टीट्यूट का पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ये बैंगलोर में है। एंड इसका पर्टिकुलर एरिया अगर बताओ, मतलब होल एरिया तो यलहंका बोल सकते हैं, बाकी पर्टिकुलरली जयपुर में लोकेटेड है ये। ओके। एंड काफी सीरीन इंस्टीट्यूट है, काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। एंड यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है। मेरा जो पर्टिकुलर कोर्स है दैट इज इंटीग्रेटेड पीएचडी इन बायोलॉजिकल साइंसेस। इंटीग्रेटेड पीएचडी के बारे में आप बताना चाहेंगे असीमा, कुछ स्टूडेंट्स को जिनको नहीं पता होता इंटीग्रेटेड पीएचडी क्या होता है? जी, जी मैम, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी ऐसा कोर्स है जो आप अपने बैचलर्स के बाद आप ज्वाइन करते हो। हम्म। तो जनरली क्या होता है, 2 साल का मास्टर्स होता है। हम्म। एंड फिर 5 इयर्स की पीएचडी उसके साथ, मतलब कंटिन्यूएशन में आ जाती है। तो बोला जाए तो अगर आप टाइम पे खत्म कर लो तो 7 साल का कोर्स है। 7 साल का कोर्स है, अगर आप टाइम पे खत्म कर लो। और अगर आप टाइम पे खत्म कर लो तो। और अगर किसी को एमएससी के बाद छोड़ना चाहे, मन करे एमएससी के बाद छोड़ने का, तो छोड़ सकते हैं? हाँ मैम, हमारे यहाँ पे मुझे बाकी यूनिट्स के बारे में तो इतना आइडिया नहीं है। बाकी हमारे यूनिट, बाकी यूनिट्स में भी सेम ही होती है। हमारे यूनिट के लिए ऐसा है कि पहला 2 साल जो है आपका मास्टर्स का होता है। जो तीसरा साल होता है तो एक एग्जाम होता है हमारा सेकेंड ईयर के बाद। तो अगर आप उस एग्जाम को क्लियर करते हो तो फिर आप अपना पीएचडी शुरू करते हो थर्ड ईयर से। और अगर मान लीजिए आपको एग्जिट करना है कि आपको नहीं कंटिन्यू करनी है पीएचडी, तो आप जो तीसरे साल होता है उसमें आप एमएस थीसिस का एक आप कंटिन्यू करते हो। तो यहाँ पे मास्टर्स 3 साल का है। अच्छा। एंड आपको यहाँ पे एक एमएस की डिग्री मिलेगी विथ ओके। एन एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर ऑफ लैब वर्क। तो आप ओके। तीसरे साल में क्या करते हो, आप अपना अपने मन से आप अपना लैब चूज करते हो जहाँ पे आप 1 साल का एक काम करते हो। कुछ भी आप रिप्रोड्यूसिबल डेटा आप अपना मतलब काम करके आप निकालते हो। एंड दैट विल बी योर थीसिस, जिसको कि आपको डिफेंड करना होता है। and उसके बाद यू गेट योर एमएस का डिग्री। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, 1 साल का इतना अच्छा एक्सपीरियंस जीएनसीएसआर दे रहा है, तो जी, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ऐसी बात। तो तुम्हारा या कौन सा ईयर चल रहा है? अभी फिलहाल मैं अपने सेकेंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर में हो, तो तुम नेक्स्ट ईयर तुम्हारा क्या डिसीजन है? कुछ सोचा है तुमने क्या करना है? ये इतना इतना ये सवाल मेरे से पूछते हैं ना मैम, सभी लोग जूनियर सीनियर सारे। तो हाँ, मैं यही बोलूँ कि अभी तक थोड़ा बहुत डिसाइड किया नहीं है। स्टिल हाँ। पॉन्डरिंग ओवर दैट क्वेश्चन कि क्या करना है, तो नॉट डिसाइडेड अबाउट इट येट। नॉट डिसाइडेड येट। और ये एक और क्वेश्चन पूछना था कि जैसे नॉर्मली होता है कि आपको एमएससी के बाद सीएसआर नेट देना पड़ता है, फिर आपका पीएचडी में होता है, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा सीन है या डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है, लाइक वो एग्जाम यहाँ दे? पे मैम, हाँ यहाँ पे मैम नेट आप दे सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो। एंड वो अच्छी चीज होती है अगर आप नेट देते हो तो। लेकिन अगर आप नहीं भी देते तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वो जो सेकंड ईयर के बाद जो एग्जाम होता है तो वो आपका क्वालिफाई एग्जाम हो जाता है आपके पीएचडी के लिए। ओके। तो यहाँ पे हमको मतलब मोटिवेट करते हैं कि नेट दो, ताकि तुम्हारे तुम्हारे सीवी पे ही जाएगा वो। तो अच्छा। मोटिवेशन मिलती है नेट देने के लिए। बाकी मर्जी है। बाकी मर्जी है। जनरली सब लोग देते हैं, जनरली सब लोग यहाँ पे मोस्टली नेट क्वालिफाइड होते हैं जनरली। कंपल्सरी नहीं है, मतलब दे दोगे तो अच्छी बात है, कंपलसरी नहीं की है। नॉलेज आ जाती है कि वो आपका हो ही जाता होगा क्लियर, वो कर सकते हो, करेक्ट। है ना? जी जी, जरूर। और हाँ स्टाइफंड का क्या सीन रहता है? क्या आपको कोई स्टाइफंड मिलती है असीमा? जी मैम, तो हमारा स्टाइपेंड का ऐसा सीन है, जो फर्स्ट 2 इयर्स होते हैं जो ग्रॉस स्टाइपेंड आता है वो 19,000 है। ओके। एंड फिर थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स अगर आपने सोचा कि अपनी पीएचडी ज्वाइन कर ली, तो जनरल जो जेआरएफ एसआरएफ का होता है वही है 31,000। फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ में 35,000। अब इंक्रीज बाकी हो अगर गया आप, वो, 37 हो गया अब ना, तो इंक्रीज, इंक्रीज। हाँ अभी तो इंक्रीज हुआ है। बाकी इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं मुझे नहीं पता है अभी। हो गया इम्प्लीमेंट। एंड हाँ, तो नहीं मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में तो, क्योंकि हम यहाँ पे काफी बच्चे इंस्टीट्यूट फंडेड भी है ना, जो अच्छा अच्छा। इंटीग्रेटेड पीएचडी बच्चे हैं ओके। इंस्टीट्यूट फंडेड भी हैं, तो वो ओके। इम्प्लीमेंट हुआ। जो सीएसआर फंडेड है उनके लिए तो हुआ है। हाँ हाँ हाँ। इंस्टीट्यूट फंडेड का अभी तक हुआ नहीं है शायद। अच्छा अच्छा। एंड बाकी जब आप अपना थर्ड ईयर एमएस का ज्वाइन करते हो, तो उसमें आपका वो, अगर आप मास्टर्स करते हो मतलब हाँ पीएचडी हाँ नहीं करते हो, हाँ तो हाँ। वो आपका बढ़ के 25,000 होता है। 25,000 होता है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो ये स्टाइफंड तो बहुत अच्छा खासा है। मतलब बिल्कुल आराम से सेव कर सकते हो। हॉस्टल में भी जेएनसीएसआर के रहते हो तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट है ये। जी सो जी अच्छा, जी आप जी ये जी। बताइए कि आप किस तरीके से जेएनसीएसआर पहुंचे, मतलब कैसे आपका जर्नी था, कौन सा एग्जाम दिया, कैसे पहुंचते हैं जेएनसीएसआर तक?
जी मैम, तो पहले तो मैं जब अपने बैचलर्स के सेकेंड ईयर में थी तब तो कोविड हिट किया था। तो तब तक इतना आइडिया नहीं था कि जैम करके एग्जाम होता है, टीआईएफआर करके एग्जाम होता है, डीयू का अपना एग्जाम होता है। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया था। खाली बैठे थे, वेले बैठे थे, वैसे भी कुछ काम नहीं था। फिर उस टाइम पे पता चला कि क्लासेस वगैरह भी होते हैं इन सबको लेके। तो फिर आपसे मुलाकात हुई। फिर आपने जिस तरह से बायो पढ़ाया मैम, लिटरली सारा क्रेडिट मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको दे सकती हूँ। आपके नोट्स, आपका वे ऑफ पढ़ाना बिल्कुल बोरिंग ही नहीं लगता था। क्लास आप गाना गा के, तो सारे बॉलीवुड गाने को आपने इनकॉर्पोरेट किया था सारे सब्जेक्ट्स में, सारे चैप्टर्स में। तो वो बहुत हेल्प किया था। बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स भी खुद से किया था हमने। उसके लिए भी क्लासेस लगाई थी। एंड तो वैसे हुआ था। एंड फिर आईआईटी जैम मैंने दिया था। मैंने 1 साल की पढ़ाई की थी। तो जनरली मैंने सेकेंड ईयर में शुरू किया था पढ़ाई। सेकेंड ईयर पूरा पढ़ा मैंने, पूरा नोट्स बनाए अच्छे से चारों सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि थर्ड ईयर में मेरे पास टाइम रहा कि मैं रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूँ, क्योंकि ओके। ये आपकी हिदायत थी कि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप प्रॉम्प्ट हो पाओगे सारा क्वेश्चन सही आंसर बात। करने के लिए टाइम पे, वो भी क्योंकि टाइम हम्म। बोर्ड एग्जाम होता है। तो थर्ड ईयर जो था मेरा, वो 1 साल मैंने 6 महीना थोड़ा ओवरलुक किया सारा चीजें, फिर से क्लासेस लगाई। एंड फिर नेक्स्ट 6 महीने मैंने कंप्लीटली क्वेश्चन प्रैक्टिस को दिया था चारों सब्जेक्ट। हाँ हाँ। बायोलॉजी का ऑफकोर्स ज्यादा दिया था क्योंकि वो ज्यादा वेटेज का आता है। बाकी सारों को भी मैंने उसी तरह से किया था। ओके। फिर आईआईटी एग्जाम दिया था। मैंने कुल मिला के 3 ही एग्जाम दिए थे। आईआईटी एग्जाम का दिया था, टीआईएफआर दिया था, और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में, मैंने उसका एग्जाम दिया था। ओके। बाकी सबके लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन सब के आने से पहले ही मेरा जेएनसी में हो गया था। और जेएनसी में मेरा आईआईटी जैम के मार्क्स के थ्रू हुआ था। मार्क्स के तो थ्रू। जैम का जिस दिन रिजल्ट आया उसके 3 दिन बाद ही जेएनसी के एप्लीकेशन आ गए थे। हम्म। तो फिर उसमें फिर मैंने भरा था उसके लिए। एंड उसके फिर 10 दिन बाद, और जेएनसी का भी खुद का प्रोटोकॉल है अपने एग्जाम्स कराने के लिए। तो अगर तुम्हारा एप्लीकेशन सिलेक्ट होता है बेस्ड ऑन योर बैचलर्स का परसेंटेज एंड योर जैम का स्कोर, तो फिर जेएनसी का खुद का एग्जाम होता है। वो एमसीक्यू होता है, ऑनलाइन होता है, वेब बेस्ड होता है। तो उसको मैंने दिया था। फिर अगर तुम उसको क्लैरिफाई करते हो तो नेक्स्ट स्टेज इज इंटरव्यू, जो कि 1-on-1 होता है। इन द सेंस कि एक पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स होते हैं एंड तुम अकेले होते हो। एंड मेरे साल तक वो ऑनलाइन था कोविड की वजह से। बाकी अभी जो मेरे जूनियर्स आ चुके हैं जो, उनका ऑफलाइन इंटरव्यू हुआ था, तो वो लोग सब ऑफलाइन। आए थे यहाँ पे इंस्टीट्यूट। तो अभी ऑफलाइन शुरू हो गया। ऑफलाइन। 3 साल ऑनलाइन हुआ था, मेरे साल तक ऑनलाइन हुआ था इंटरव्यू कोविड की तो वजह से। काफी मेहनत करी तुमने यहाँ तक पहुंचने के लिए, काफी पापड़ बेले, तो ये तुम्हें लगता है कि पूरा तुम उससे सेटिस्फाइड हो? तुमने जो मेहनत की उससे जो तुम्हें रिजल्ट मिला है वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है? कोई रिग्रेट्स है? कोई रिग्रेट्स नहीं है मैम, बहुत खुश हूँ मैं, टचवुड में बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैं जेएनसी आई। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। सीनियर सारे बहुत वेलकमिंग हैं, प्रोफेसर्स भी बहुत ज्यादा अप्रोचेबल हैं। तो इट्स रियली नाइस ओवर हियर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा था कि आपका जो जेएनसीएसआर है इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी आपका सेकंड ईयर चल रहा है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 1 साल का? क्या कोर्स वर्क रहा आपका? कैसी लैब्स है? तो इन सब के बारे में हम जानना चाहेंगे। जरूर मैम। तो जेएनसी मैम हमारे इंस्टीट्यूट में मतलब मेरे यूनिट में बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड एंड बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड प्रोफेसर्स हैं हमारे यहाँ पे। एंड हमारा जो पूरा फर्स्ट ईयर था, इट वाज मेनली कोर्स वर्क ही था। हम्म। एंड कोर्स वर्क ऐसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं बेस्ड ऑन द लैब्स। हमारे यहाँ पे जो जो लैब्स हैं, उन लैब में जो काम होता है उन्हीं को लेके, उन्हीं लैब के जो पीआईज होते हैं, तो वही कोर्स स्ट्रक्चर करते हैं। एंड उनके लैब में जो काम होता है, जिस एरिया में काम होता है, हमको उसी के बारे में एजुकेट किया जाता है, ओके। ताकि जब हम फ्यूचर में लैब ज्वाइन करें तो हमारे लिए इजी हो कि हम उस लैब के सारे काम को टेक ओवर कर सके या फिर समझ सके और वहाँ पे काम कर सके। ओके। और इसके अलावा लैब किस तरीके से होता है? लैब वर्क कैसे होता है? आप कुछ रोटेशन के बारे में बता रहे थे, तो वो भी आप बताना चाहोगे? जी जी। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का होता है, फर्स्ट ईयर में हमारा जो होता है, तो ये नजर में रखते हुए कि हम डायरेक्ट बैचलर से आए हैं और बहुत ज्यादा वैराइड बैकग्राउंड के होता है। मैं खुद जूलॉजी से हूँ, मेरे दोस्त हैं जो कि माइक्रोबायो बैकग्राउंड से है, कोई कोई प्लांट बैकग्राउंड से भी है। तो पहले साल में हमारा एक मास्टर्स का लैब होता है जहाँ पे हमको बहुत बेसिक टेक्निक सिखाए जाते हैं। ये भी नजर में रखते हुए कि हमारा 1-1.5 साल तो मिस हो गया कॉलेज का, डिपेंडिंग ऑन द मतलब कोविड के चलते। तो वहां पे हमको बहुत बेसिक टेक्निक जैसे पीसीआर हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, एसडीएस पेज हो गया, ये दी जाती है। एंड फिर सेकेंड ईयर, तो ये हमारा कोर्स वर्क के साथ चलता है। सेकेंड ईयर में क्या होता है? सेकेंड ईयर में हमारा ये होता है कि 1 साल तो 12 महीने
12 महीने में 3 महीने ईच हमको 4 लैब्स रोटेट करने होते हैं, ओके। एंड वो 4 लैब हम अपनी इच्छा से चूज कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर अभी फिलहाल मेरा सेकंड रोटेशन चल रहा है, शुरू हुआ इस महीने, सॉरी अगले महीने, पिछले महीने शुरू हुआ था सितंबर में। तो तुम कुछ लैब्स के भी बताना चाहोगे कौन-कौन सी लैब्स होती हैं? जैसे आपने बताया कि रोटेशन होता है, तो क्या-क्या किन-किन किस-किस काम पे लैब्स चल रही हैं अभी वहाँ पे जेएनसीएसआर में? जी मैम, तो हमारा जो यूनिट है, मैं जिस यूनिट में हूँ, जो कि बायोलॉजिकल साइंसेज हम इसको इंटीग्रेट करके बोलते हैं, हुँ, इसके हुँ। अंदर 2 यूनिट्स आती हैं। इट्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यूनिट, एमबीजीयू, एंड एनएसयू, दैट इज न्यूरो साइंस यूनिट। तो ओके, क्योंकि हम इंटीग्रेटेड के बच्चे हैं, तो हमको दोनों यूनिट्स के साथ एक्सेस है। ओके, बाकी जो पीएचडीज आते हैं वो पर्टिकुलर यूनिट के हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच लैब दे चूज। ओके। तो यहाँ पे बहुत वैरायटी के काम होते हैं, लाइक अगर आप न्यूरो साइंस में अगर देखोगे तो फ्लाई पे काम होता है, ड्रोसोफिला फ्लाई पे काम होता है उसकी जेनेटिक्स के ऊपर। हुँ, हुँ, हुँ। और एक न्यूरो डेवलपमेंट का भी लैब है, जिसमें कि डेवलपमेंट देखा जाता है, टेकिंग माउस एज द मॉडल। हुँ, हुँ, हुँ। एंड फिर एमबीजीयू में बहुत वैरायटी काम होता है, आरएनए पे काम होता है, ऑटोफेजी पे काम होता है, जिसपे मैं अभी करंटली मैं जिस लैब में रोटेट कर रही हूँ वहाँ पे प्रोटीन मॉडलिंग पे काम होता है, प्रोटीन बायोलॉजी पे काम होता है। बहुत वैरायटी के काम होते हैं यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह पे भी काम होता है। तो तुम्हें मतलब मज़ा आ रहा है काम करने में, लैब वर्क करने में अच्छा लगता है असीमा? जेएनसीएसआर में? काफी ज्यादा अच्छा, काफी ज्यादा अच्छा लगता है मैम, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत वैरायटी के काम होते हैं। हाँ, हाँ। एंड तुम जब लैब रोटेशन करते हो, तुम अपने रुचि के हिसाब से तुम लैब चुनते हो। हुँ, तो हुँ। उस हिसाब से, तो अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं, तो मैंने ऐसे ऐसे लैब चुने हैं कि जहाँ पे मुझे पता है कि हर लैब में मैं कुछ नया सीखूंगी। ओके। तो मेरा जो पहला लैब था, मैंने उसमें एक्सटेंसिवली माउस वर्क सीखा, हाँ, हाँ। हाउ माउस हैंडलिंग एंड एवरीथिंग। अभी का जो लैब है, मैं उसमें एक्सटेंसिव सेल कल्चर सीख रही हूँ, टिश्यू कल्चर सीख रही हूँ। ओके। आगे के लैब होगा उसमें फ्लाई वर्क सीखूंगी। फिर नेक्स्ट काम होगा उसमें स्टेम सेल का काम सीखूंगी। तो बहुत वैरायटी के काम है, एंड मुझे बहुत मजा आ रहा है काम करते हुए। सो इट्स लाइक कंफर्ट ज़ोन से निकलना हर 3 महीने में, क्योंकि आप ट्रू, 3 महीने एक लैब में ट्रू, रहते हो तो कंफर्ट बन जाता है, और इतना ट्रू, सारा एक्सपोज़र मेरे ख़्याल से ट्रू, जब एक बच्चा सीएसआर क्लियर करके डायरेक्ट जाता है तो उसको नहीं मिलता है, जितना सारा आपको ट्रू, एक्सपीरियंस ट्रू, मिल ट्रू। रहा है। मतलब बहुत करेक्ट, करेक्ट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लैब रोटेशन वाला एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा यस है। मैम, जिसको अगर यस ये मैम, ये मेरे ख़्याल से चूज़ करना है कि भई अभी हमें पता नहीं है किसमें रिसर्च करनी है। रिसर्च करनी भी है या नहीं करनी, तो उन सब के लिए बहुत चीज़ बहुत अच्छी है। यस मैम। हम मतलब बहुत सी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड फाइनल में अपने लिए चूज करने के लिए करना क्या है एक्चुअली। करना क्या है, नाइस नाइस। इसके अलावा सीमा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी जो नॉलेज है बीएससी और एमएससी को अगर आप कंपेयर करोगे, अभी आपकी एमएससी चल रही है क्योंकि लिए, तो क्या कंपैरिजन क्या बताना चाहोगे आप उससे रिलेटेड? कंपैरिजन तो मैम वैसे बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीएससी का तो आधा टाइम कोविड में ही निकल गया था घर में बैठ अच्छा। के ही। हुँ, हुँ, हुँ। और सब लोग जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लास कैसे लगाते थे। तो तो यहाँ पे बहुत रेगुलर क्लासेस होती हैं, एंड हाँ, हाँ। कॉलेज में तो हम बंक मार लिया करते थे। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे मैम अगर आप एक भी क्लास बंक मार लोगे ना, दूसरे क्लास में आप जाके बैठोगे, जोन आउट हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कनेक्टिविटी रहती है। ऐसे नहीं कि एक क्लास कुछ पढ़ा रहा है, दूसरा क्लास बहुत अलग चीज पढ़ा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। चैप्टर्स नहीं बटे हुए हैं यहाँ पे कि आप एक चैप्टर उठा लोगे तो आप समझ लोगे। एक चीज ली जाती है और उसके एकदम डेप्थ में जाते हैं हम। ओके। बहुत इंट्रीड नॉलेज, बहुत टेक्निक्स के बाद थ्योरी में तो हमने अनगिनत टेक्निक्स के बारे में सीखा है इन थ्योरी। ओके। हाँ, हाँ। प्रैक्टिकल में बहुत चीजें यूज होती है, थ्योरी में तो बहुत चीजें सीखी है। बाकी वो सब चीजें यूज भी होती हैं जेएनसी में, ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो कि यहाँ पे है नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, माइक्रोस्कोपी हो गया, इमेजिंग फैसिलिटीज हो गए, बहुत कुछ, सब कुछ बहुत अच्छा है। एक्सपोजर तो वर्ल्ड क्लास लेवल का मिल रहा है हमको यहाँ पे, सच बताऊं तो इंडिया में अगर हम देखा जाए तो। सो तो बायो मतलब बीएससी तुम पूरे कंपैरिजन में एमएससी इज सो मच। बायोलॉजी की फील्ड में तुम पूरा घुस चुके हो, आप पूरे अच्छे से, मतलब ट्रू, नॉलेज का ट्रू, पूरा भंडार है आपके पास, जो बीएससी में था उससे ट्रू। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अब आपको पता है। सो वेरी नाइस। सो जीवन में मुड़ के कभी लगेगा कि डिसीज़न चेंज करना चाहिए था, जेएनसीएच की जगह कोई और इंस्टीट्यूट जाना चाहिए था, ऐसा लगता है? अभी तो मैम मेरे पास कंपेयर करने के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पोस्ट ग्रेड ही करना है, मुझे मास्टर्स तो करनी ही है। हाँ, हाँ, उतना तो मेरे को पता ही था कि मास्टर्स तो करनी ही है। तो नहीं, क्योंकि जितना एक्सपोजर यहाँ पे मिल रहा है ना मैम, कोई भी मतलब एमएस मास्टर्स वाले कॉलेज पे नहीं मिलता। मास्टर्स वाले वहां को। पे भी बहुत अच्छी चीजें हैं, इवन इंडिया में भी बहुत डेवलप कर रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। वहां पे भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वहां पे भी लैब का एक्सपोजर होता है एंड एवरीथिंग। बट मुझे नहीं लगता जेईस जैसा कि इतने वैराइड काइंड ऑफ रिसर्च हो रहे हैं एंड सब में आपको फ्लेवर मिल रहा है।
एंड मेरा रोटेशन का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे स्टक हूँ। अगर मैं चाहूँ कि कल जाके मेरे को इस लैब में ये वाला टेक्निक सीखना है, मैं डायरेक्टली वो वाले प्रोफेसर से बात कर सकती हूँ। एंड सीनियर्स आर वेरी वेलकमिंग, एंड उनको बहुत अच्छा भी लगेगा कि कोई बच्चा अपने तरफ से कुछ सीखना चाहता है। ओह तो हम नाइस। रेस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी भी मामले में यहाँ हाँ, पे। हाँ, हाँ। नाइस, वेरी नाइस। ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना हेल्पफुल एनवायरनमेंट आपको वहाँ पे मिल रहा है। जी सो दैट्स नाइस। तो क्या सिर्फ पढ़ाई करते हो या एक्स्ट्रा करिकुलर भी कुछ देखा जाता है जेएनसीएसआर में? टॉक्स वगैरह होती है, बाहर से प्रोफेसर्स आते हैं, ऐसा भी कुछ होता है वहाँ पे? जी मैम, बाहर से प्रोफेसर्स आते हैं, लाइक इंटरनेशनली भी प्रोफेसर्स यहाँ पे आते हैं बाहर से टॉक देने के लिए। हमारा अगर आप एवरेज देख लो तो महीने में मिनिमम 1-2 टॉक तो हो ही जाते हैं। ओके। अगर एक महीने में 1-2 टॉक नहीं हुआ तो अगले महीने 4 टॉक हो जाएंगे। वैसे अच्छा, अभी तो रिसेंटली, अभी 2 महीने हम थोड़ा खाली हैं, लास्ट के 4 महीने सिर्फ टॉक्स पे टॉक्स चल रहे थे। अच्छा। बहुत मतलब बहुत, वो भी काफी मतलब वैरीड रिसर्च एरिया से आते हैं। हुँ, ऐसे नहीं कि हुँ। कुछ मतलब सिर्फ न्यूरो साइंस के, ऐसे प्लांट बैकग्राउंड से भी आते हैं, माइक्रो बैकग्राउंड से भी आते हैं, ओके। अपना काम बताने के लिए, अपनी चीजें दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। हुँ, एंड हुँ। हमको भी फ्री फ्री पास होता है कि हम अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर वहां पे ड्यूरिंग द टॉक अगर टाइम खत्म हो गया तो प्रोफेसर रुकते भी हैं यहाँ पे, कि अगर किसी बच्चे को इंटरेक्ट करना हो तो हमारे लिए काफी फैसिलिटीज हैं यहाँ पे, टू ये बी तो वेरी बहुत अच्छी ऑनेस्ट। बात है। मतलब अगर किसी को अब्रॉड जी जाके भी रिसर्च कंटिन्यू करनी है ट्रू तो वो ट्रू उनको पूरा एक्सपोज़र मिल रहा है। लेकिन मतलब एक तरीके से जो बायोलॉजी का फ़ील्ड का अच्छा खासा एक्सपोज़र है, वो आपको सब कुछ मिल ट्रू रहा है। सो अगर ट्रू। कोई स्टूडेंट अगर आईआईटी जैम और गेट बी की तैयारी करना चाहता है, तो आपके ख्याल से बिल्कुल करनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए अपॉर्च्युनिटी अगर बिल्कुल लास्ट करनी ईयर चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। या क्यों? एंड मैम इवन अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल टॉक्स ऑल्सो फिल्मेटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी के भी लोग आते हैं, क्योंकि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, वो ये सब अरेंज करवाते हैं। अभी रिसेंटली बहुत अच्छे, मुझे उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, एक एक्टर आए थे, एक्टर डायरेक्टर आए थे। वो बता रहे थे कि थिएटर कैसा, थिएटर साइंस कैसे रिलेटेड होते हैं एंड कैसे काम होता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ पढ़ाई तक रिस्ट्रिक्ट किया हुँ, जाता है, हुँ, वैसा नहीं होता। रिसेंटली हमारे कॉलेज में फेस्ट हुआ था, रिसेंटली अभी हमने अपने डिपार्टमेंट में फ्रेशर्स ऑर्गेनाइज करवाया था। तो फन भी बहुत होता है, करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब हम स्पोर्ट्स भी खेलने जाते हैं, इन हाउस भी है, और हमारे लिए बुक्ड भी है जगह हमारे स्पोर्ट्स खेलने के लिए, हुँ, 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 हुँ। वॉक करने के लिए काफी जगह, इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा ग्रीन है। तो तो वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी आपके लिए हम कह सकते हैं कि ये है। और अगर आपने यहीं से पीएचडी कंटिन्यू किया तो फिर तो लंबा सफर आपका है जेएनसीएसआर। लंबा सफर है जी। सो फॉर एंड एग्जांपल बैंगलोर तो मैम आपको पता है, कोई अगर आप यहाँ पे एक बार रह जाए, ट्रैफिक को अगर हम नजर से हटा दें, बैंगलोर पे अगर आके कोई रह जाए तो वेदर ही इतना अच्छा होता है, हाँ, वेदर ही वो बहुत सब अच्छा ठीक है। कर देता है। आई नो यहाँ पे जो साउथ है वो बहुत खूबसूरत है। भारत का बहुत अच्छा है जगह। इसके अलावा सीमा, अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहता है आईआईटी जैम के लिए, गेट बी के लिए, और वो कंटिन्यू करना चाहता है बायोलॉजी फील्ड में अपना करियर को, सो एज आप 2 साल गुजार रहे हो इस चीज में, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? कुछ अगर आप बताना चाहो तो। तो मैसेज मैम यही है कि हमको हमको ना एंड रिजल्ट को, ऑफ कोर्स हमारे गोल को हमको आंखों के सामने रखना ही है, लेकिन अ, वो भी चीज है कि आपको वो सफर को भी एंजॉय करना है। कि अगर आप पढ़ रहे हो कुछ, अगर आपको उसमें मजा आ रहा है ना, तो ही उसको पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि सही। मैं जब प्रिपेयर करती थी, मेरे को बायो में बहुत मजा आता था, मैथ्स और फिजिक्स करने में मेरे उतनी हालत खराब हो जाती थी। तो ये बस मुझे पास करना है ये वाला पॉइंट, और इसमें मेरे को एक्सेल करना है, वो चीज है। एंड एंड गोल को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए कि आप इसको क्यों कर रहे हो, आप ये क्यों करना चाहते हो, आपका मोटिव क्या है इसके पीछे, आप कहाँ पे एंड होना चाहते हो आगे जाके, वो सब सोचना है। एंड अगर भी बाई चांस, क्योंकि मैं अगर बोलूँ तो मेरे को जेएनसी से पहले दो रिजेक्शंस मिले थे, अगर मैं उसको सोच लेती कि वो मेरा एंड है, तो फिर तो मैं कभी जेएनसी के लिए खुश हो नहीं पाती। क्योंकि ऑब्वियसली। उसके बाद ही, वो 2 रिजेक्शन मिलने के बाद ही मैं मोटिवेटेड थी कि ठीक है, ये तो नहीं हुआ है, और भी है, उसके लिए भी पढ़ना है, उसके लिए भी मेहनत करनी है। तो मेरे पापा हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि कोई भी चीज आपकी लाइफ का एंड नहीं है, बहुत चीजें आती, उसके आगे भी बहुत चीजें होंगी, ये नहीं हुआ उसके आगे होगा, ये नहीं हुआ उसके आगे आएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट मैम, मेरा भी जेम्स में फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ था, तो मतलब मेरा नाम नहीं था लिस्ट में। उस रात में बहुत डिजेक्टेड फील की थी, क्योंकि मैं बहुत रूट कर रही थी जेम्स के लिए। और फिर लेकिन मैंने सुबह उठ के ये बोला कि क्या हो गया, नहीं हुआ तो ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, आगे भी बहुत एग्जाम्स आएंगे। एंड मेरे लक के लिए मे बी भगवान ने यही सुना कि इसको, ये इतनी मोटिवेटेड है, 5 दिन बाद आई गॉट द मेल कि मेरे को एडमिशन मिल गया है करके। ओह नाइस। तो दैट वाज अ वेरी नाइस डे फॉर मी। तो पढ़ाई करो,
उसके साथ मजे भी करो, सिर्फ अगर पढ़ाई करते रहो सिर जाम हो जाएगा आपका। आपका रीवायरिंग भी बहुत चाहिए आपकी ब्रेन की, ताकि आप फंक्शन कर सको अच्छे से। पढ़ाई करो, मस्ती करो, खाओ पियो, खुश रहो, न्यू खुश रहो। न्यूरॉन्स को डेवलप करो, राइट? न्यू न्यूरॉन्स डेवलप यस। होते रहेंगे जैसे जैसे चलेगा। तो साइंटिफिक वे में वैसे न्यू डेवलप न्यूरॉन्स। होते तो नहीं है, लेकिन रीवायर हो जाए बस वो सही अंदर। बात है जी, तो वो करते चलो। इसके अलावा सीमा, जो आपकी प्रिपरेशन थी उसको आप अभी जहाँ पे हो उसको कितना क्रेडिट देना चाहोगे? जो आपने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन की थी हमारे साथ, उसको आप कितना क्रेडिट देना चाहोगे? 200% मैम, 200%, क्योंकि शायद मैं अगर वो नहीं करती, मैं उतनी मोटिवेटेड नहीं होती, उतने शिद्दत से अगर मैंने अपनी क्लास नहीं लगाई होती, आपकी बातें नहीं सुनी होती। क्योंकि मुझे आईआईटी जैम में मुझे छैया छैया का गाना याद आ रहा है, क्योंकि आपने कुछ उसके साथ बोला था, रिलेट कुछ किया था। पाथवे को लेके। हाँ, हाँ, हाँ। तो मुझे वो याद आ रहा था उस टाइम पे। तो पूरा मतलब मैम, अगर 200% है ना, तो मैं पूरा 200% आपको देना चाहूंगी वो क्रेडिट्स, की आपने इतनी शिद्दत से हमारी क्लासेस लगाई, हमको इतना मोटिवेट किया पढ़ाई करने के लिए। अगर हमारे टेस्ट वगैरह में मार्क्स नहीं आते तो आप बोलते थे कि कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। आपका यही बात मुझे हमेशा से याद है, आज तक याद है, हमेशा याद रहेगा। सो स्वीट है सीमा। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके आज। इतने पुराने स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है, जो बॉन्ड होता है, वो बहुत प्यारा होता है। बहुत अच्छा जी लगा आपसे हाँ। बात करके सीमा। विश की आगे जाके आपसे फिर जब डॉक्टर नाम लगेगा तो फिर से एक बार आपसे मुलाकात बाप होगी। रे मैम। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। सो मच असीमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो गॉड मच ब्लेस मैम। यू। थैंक टेक केयर। थैंक यू मैम, थैंक